पूरा बीपी प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमारी गाड़ी चल रही है। बीपी प्रेशर हमारा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमारी गाड़ी जो है वो चल रही है। तो उस केस में क्या यहाँ पर फर्क पड़ता है, क्या होता है, वो हम देखते हैं। तो हमारा बीपी प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका मतलब क्या हुआ कि बीपी प्रेशर पूरा 5 kg है, तो यहाँ पर एक 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे अधिक प्रेशर है ना, मतलब 5 kg है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्टेक्ट जो है ओपन है। ये जो कॉन्टेक्ट है P1 का वो ओपन है। तो P1 का कॉन्टेक्ट जब ओपन है तो यहाँ पर PR1 कैसी रहेगी, डी एनर्जाइज। PR1 डी एनर्जाइज रहेगी। ये PR1 जो है वो डी एनर्जाइज रहेगी और PR1 डी एनर्जाइज है तो PR1 का कॉन्टेक्ट लगा है यहाँ पर NC कॉन्टेक्ट। तो ये PR1 का NC कॉन्टेक्ट जब हमारा बीपी प्रेशर 4.8 kg या उससे अधिक मतलब कि 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट के ऊपर PR1 का NC कॉन्टेक्ट लगा रहता है। मतलब ये 5 kg प्रेशर पर एक कॉन्टेक्ट जो है हमारा ये पूरी ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट सर्किट है तो उसके ऊपर लगा रहता है। अब गाड़ी चल रही है और लोको पायलट गाड़ी चला रहा है और अचानक से किसी भी कारण से लोको पायलट ने A9 को ऑपरेट नहीं किया, लेकिन किसी भी कारण से मानो कि उसका दुर्घटना हो गया, ट्रेन पार्टिंग या डिरेलमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में P2 ऑपरेट होगा क्योंकि बीपी पाइपलाइन जो है पाइप आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो बीपी पाइपलाइन पर P2 लगा है तो P2 ऑपरेट होगा और जब यहाँ पर ये 4.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम प्रेशर हुआ, जो 5 kg था तो 4.4 से कम प्रेशर हुआ, तो ये P2 का कॉन्टेक्ट जो है ये ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट सर्किट के ऊपर क्लोज होगा। तो ये P2 का कॉन्टेक्ट क्लोज हो गया। अब इस सर्किट को सप्लाई कहां से मिलती है, तो CCLA से फ्यूज से सप्लाई मिलती है। तो अचानक से बीपी पाइप फटने से, टूटने से, डिरेलमेंट होने से या किसी भी कारण से आपका बीपी प्रेशर जो है वो कम हुआ और कम होकर के जैसे ही बीपी प्रेशर आपका 4.4 kg या उससे कम हुआ तो P2 ऑपरेट हो जाएगा जो डायरेक्ट बीपी पाइप पर लगा है। P2 ऑपरेट होने से क्या होगा कि P2 का कॉन्टेक्ट जो है वो ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट सर्किट के ऊपर क्लोज होगा और आपका बीपी प्रेशर 5 kg है तो PR1 जो है वो तो कैसी है, PR1 डी एनर्जाइज है। तो PR1 डी एनर्जाइज होने से क्या होगा कि PR1 डी एनर्जाइज होने से ये NC उसका लगा हुआ है और NC जब लगा है तो यहाँ पर SW के 2 NC लगे हैं, UFL का एक NC लगा है, तो सीधा बजर जो है बजर को बजा देगा। आपका MPJ कौन सी साइड पर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो आगे की फ्लैशर लाइट जो है वो जलने लगेगी। साथ ही साथ में ये जो सप्लाई है वो LED को जला देगा। मतलब लोगों के अंदर ये LED लगी रहती है, ये LED लगी रहती है लोगों के अंदर। तो बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ है वो पता चलेगा, LED प्रकाशित हो जाएगी। और एक रिले जो है PR2, एक रिले है PR2, वो PR2 को भी एनर्जाइज कर देगा। तो आपने PR2 चेंजर कंट्रोल सर्किट में देखा था कि PR2 का एनो इंटरलॉक जो है वो Q51 की ब्रांच पर लगता है। PR2 का एनो इंटरलॉक जो है वो Q51 की ब्रांच पर लगता है और Q51 एनर्जाइज होने से क्या होगा कि आपकी जितनी नॉच है वो V2 एनर्जाइज कर देगा। का NC V1 V2 की ब्रांच से खुल जाएगा और स्वतंत्र फीडर पर जो एनो लगा है वो V2 की ब्रांच पर लग जाएगा और V2 की ब्रांच एनर्जाइज होने से जो नॉच थी वो नॉच रिग्रेस हो जाएगी, मतलब कि ऑटो रिग्रेशन आएगा, मतलब कि ऑटो रिग्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से A9 के अलावा अन्य किसी भी कारण से यदि आपका 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक प्रेशर ड्रॉप होता है तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट एक्टिवेट होगी, आपका एक बजर बजेगा
ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जलेगी। आपका एमपीजे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, आगे की कैप की फ्लैशर लाइट जलेगी। यदि रिवर्स डायरेक्शन में है तो पीछे की कैप की फ्लैशर लाइट जलेगी। दूसरा, PR2 ऑपरेट हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी, तो PR2 से ऑटो रिग्रेशन आएगा और लोको में इंडिकेशन आएगा, एलईडी प्रकाशित हो जाएगी। तो ये सभी से लोको पायलट को पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट चालू हो गई है, बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ है, कहीं ना कहीं उसका प्रेशर ड्रॉप हुआ है, उसको पता चल जाएगा। ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट भी अपने आप चालू हो जाएगी। क्लियर? यहां पर दूसरी बात हम करते हैं कि ये तो ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जलने की बात करी। दूसरी बात हम ये करते हैं कि भाई हम A9 से ब्रेक लगाते हैं, हम A9 से ब्रेक लगाते हैं, तो A9 से ब्रेक लगाने पर ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट क्यों नहीं जलती? तुम्हारे में से कोई बता सकता है? क्योंकि A9 से ब्रेक लगाओगे तो भी तो बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा, तो भी तो P2 ऑपरेट होगा। सर P2 से पहले P1 ऑपरेट हो जाता है। वेरी गुड, P2 से पहले P1 ऑपरेट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। तो जब हम A9 से ब्रेक लगाते हैं, A9 से ब्रेक लगाने पर क्या होता है कि A9 से ब्रेक लगाने पर जैसे ही आपका प्रेशर 4.6 या उससे कम होता है तो यहाँ P1 का कांटेक्ट क्लोज होता है। P1 का कांटेक्ट जो है वो क्लोज होता है और P1 का कांटेक्ट क्लोज होने से क्या होगा? PR एनर्जाइज होगी और PR1 एनर्जाइज हुई। तो जैसे ही PR1 एनर्जाइज हुई तो PR1 का NC इंटरलॉक जो है वो खुल जाएगा। मतलब वहां पर मैंने आपको सर्किट बताई थी, यहाँ ये डिफरेंस समझना है, यहाँ पर हमें ये डिफरेंस समझना है कि जब हम A9 से ब्रेक लगाते हैं तो ये कंट्रोलिंग प्रेशर है, ये जो है वो कंट्रोलिंग प्रेशर है ना। C2A29 को ऑपरेट करता है, ये ऑपरेटिंग प्रेशर है। पहले बदलाव आता है, पहले जो है बदलाव आता है किसमें आता है? ऑपरेटिंग प्रेशर में। तो ऑपरेटिंग प्रेशर में जो बदलाव आता है मतलब P1 ऑपरेट हुई पहले, उसके बाद में P2 ऑपरेट होती है। तो जब पहले P1 ऑपरेट हो गई तो P1 के ऑपरेट होने से क्या हुआ कि P1 के ऑपरेट होने से वहां पर PR1 एनर्जाइज हो गई और PR1 एनर्जाइज हो गई तो PR1 एनर्जाइज होने से P2 ऑपरेट हो उससे पहले, ये P2 ऑपरेट हो उससे पहले क्या होगा कि P2 ऑपरेट होने से पहले ये हमारा PR1 का NC इंटरलॉक है वो खुल जाता है। PR1 का NC इंटरलॉक है वो खुल जाता है। तो भले ही P2 ऑपरेट हो लेकिन यहाँ सर्किट में ब्रेक पैदा हो चुका है, तो कभी भी आपका A9 से ब्रेक लगाने पर कभी भी आपका ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट सर्किट को सप्लाई जाएगी नहीं और आपका ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट नहीं जलेगी, नहीं जलनी चाहिए। क्लियर? इमरजेंसी भी मार दो तो भी पहले क्या ऑपरेट होगा? ऑपरेटिंग प्रेशर में आपका गिरावट आती है तो पहले आपका P1 ऑपरेट होगा और जैसे ही P1 ऑपरेट हुआ यहाँ P1 का NC इंटरलॉक, PR1 का NC इंटरलॉक खुल जाएगा। तो कभी भी आपका ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट नहीं जलेगा, नहीं जलना चाहिए। सर्किट ऐसी बनाई है कि कभी भी जलेगा नहीं। दूसरा यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर ये TS बटन है, मतलब कि ये ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट को टेस्ट करने के लिए, ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट को टेस्ट करने के लिए TS बटन लगाया है। तो जब कभी आप लोगों को शेड से यार्ड से आप निकालते हो तो उस समय आपको ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट भी टेस्ट करनी रहती है। तो आप SA9 लगा के रखो। SA9 लगा करके आपको एक काम और करना पड़ता है कि ऑटो रिग्रेशन चेक करना है तो आपको HVSI1 और HVSI2 को 0 पे रखना है। क्या करना है? HVSI1, HVSI2 को 0 पे रखना है। HVSI1, HVSI2 को 0 पे रखोगे तो लाइन कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में जाने वाला सप्लाई बंद रहेगा, मतलब नहीं जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद आपको MP से 2-3 नॉच लेनी है। MP से क्या करना है? 2-3 नॉच लेनी है। 2-3 नॉच लेने के बाद आपको ये TS बटन दबाना है।
ये क्या करना है, टीएस बटन दबाना है। तो टीएस बटन दबाओगे तो भी वही काम होगा आपका। एक जैसे टीएस बटन दबाया तो सर्किट आपकी पूरी होगी, तो आपको ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट के सभी संकेत मिलेंगे, मतलब बजर बजेगा, ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जलेगी, ऑटो रिग्रेशन आ जाएगा, वो भी आप देखोगे, और एलईडी भी प्रकाशित होगी। एलईडी प्रकाशित होगी तो आपको इस तरह से ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट सर्किट जो है उसका टेस्ट। यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट जो है वो लगाया है एनसी कॉन्टेक्ट, और एनसी कॉन्टेक्ट जो है वो टेम्पोराइज टू ओपन है। टेम्पोराइज टू ओपन मतलब हमारा PR1 आप देखते हो कि PR1 जो है वो टेम्पोराइज टू ओपन है। तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई जब कभी हम A9 से ब्रेक लगाते हैं, जब कभी हम A9 से ब्रेक लगाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही हमने A9 से ब्रेक लगाई, तो A9 से ब्रेक लगाई तुरंत रिलीज, और उसके बाद में क्या किया हमने, तुरंत रिलीज कर दी। बाद हम रिलीज करते हैं, तो रिलीज करने पर A9 से ब्रेक लगाने के बाद में रिलीज करने पर क्या होगा कि आपका ऑपरेटिंग प्रेशर जो है, आपका जो ऑपरेटिंग प्रेशर था, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये ऑपरेटिंग प्रेशर था, वो ऑपरेटिंग प्रेशर तो क्या होगा कि आपने A9 से ब्रेक लगाई और रिलीज कर दी, तो वापस आपका ये 5 kg प्रेशर तो आ जाएगा, 5 kg प्रेशर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। लेकिन तुरंत जब ये प्रेशर आ जाएगा तो यहाँ क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये एनसी जो है, ये एनसी जो है वो तो लग जाएगा, एनसी जो है वो तो तुरंत लग जाएगा। तो जब आपने रिलीज किया है तो यहाँ पर 5 kg प्रेशर तो आ गया, लेकिन गाड़ी जो है वास्तविक रूप में हम देखते हैं तो हमारी जो पीछे गाड़ी लगी है, उस गाड़ी में प्रेशर आने में टाइम लगता है, वो हम सब जानते हैं, प्रेशर आने में टाइम लगता है। तो जो टाइम लगता है इसके लिए आपको ये निर्देश देके रखा है कि जब कभी आप A9 से तो आपको BPSW दबाना। इससे क्या होता है कि MB4 में जो है वो एनर्जाइज होता है, और 19 mm के रास्ते से BP चार्ज होता है और गाड़ी जल्दी रिलीज होती है। तो हमें ये निर्देश दिया है कि हमें BPSW दबाना है, तो W दबाएंगे तो गाड़ी हमें जल्दी होगी। और यहाँ पर भी ये इंटरलॉक जो है वो 1 मिनट के लिए या 60 सेकंड के लिए टेम्पोराइज रखता है। मतलब आपका BP प्रेशर 5 kg आ जाएगा तो आपका PR1 एनर्जाइज हो जाएगा, PR1 एनर्जाइज हो जाएगा, सॉरी डी एनर्जाइज हो जाएगा, 5 kg आ जाएगा तो ओपन हो जाएगा, ये डी एनर्जाइज हो जाएगा। लेकिन डी एनर्जाइज होने के तुरंत नहीं लगेगा, कितना समय लेगा, 1 मिनट का समय लेगा। तो उस 1 मिनट में आपको क्या करना है कि A9 से ब्रेक लगाकर रिलीज करते हो तो तुरंत BPSW दबाना है, ताकि आपकी गाड़ी में प्रेशर जल्दी आ जाए और गाड़ी जल्दी रिलीज हो जाए, जिससे आपको ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट भी जलेगा नहीं। लेकिन यदि आपकी गाड़ी में प्रेशर आने में समय लगता है तो फिर उस कंडीशन में ये लग जाता है, तो कभी कभी ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जलती है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको लोगों की लॉगबुक जो है उसमें आपको नोट करना रहता है। तो वो P1 P2 के सेटिंग जो है उनको चेक करेंगे। तो आपको इस तरह से ये ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जो है उसको आपको समझना है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर PR1 का जो NC लगा है उसके जस्ट पैरेलल में PR2 का इंटरलॉक लगा है। मतलब एक बार आपकी ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जल गई, एक बार आपकी ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जल गई तो ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जलेगी तो PR2 एनर्जाइज होगा, और PR2 जैसे एनर्जाइज होगा तो एक एनो इंटरलॉक तो आपका PR1 के पैरेलल में लग जाएगा, और 51 की ब्रांच पर, Q51 की ब्रांच पर लगेगा, तो ऑटो रिग्रेशन लाएगा। तो यहाँ पर PR1 के पैरेलल में PR1 के पैरेलल में PR2 का एनो लगाया है। तो वो इसके लिए लगाया है कि भाई एक बार मान लो कि डिरेलमेंट हो गया या कुछ हो गया, तो पहले तो A9 कंट्रोलिंग प्रेशर जो था हमारा या ऑपरेटिंग प्रेशर था, लोको पायलट तो A9 उसकी रिलीज पर थी, और BP प्रेशर आपका ऑपरेटिंग प्रेशर आपका 5 kg
सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो उसके कारण यहाँ पर ये एनसी लगा था, उसके कारण यहाँ पर एनसी लगा था। और उस कंडीशन में आपका डिरेलमेंट हो गया, पाइप फट गया या कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में आपकी ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जल गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा कुछ हादसा होता है तो लोको पायलट क्या हड़बड़ाहट जाता है और हड़बड़ाहट में वो A9 को मानो कि इमरजेंसी मार दे, A9 को इमरजेंसी मार देगा। तो यदि वो A9 को इमरजेंसी मार देगा तो क्या होगा, यहां पर है ना 5 kg पर, तो अब ये इंटरलॉक जो है 4.6 या उससे कम प्रेशर हो गया, तो इंटरलॉक P1 का क्लोज हो जाएगा, PR1 एनर्जाइज हो जाएगी, और PR1 एनर्जाइज होगी तो यहां से एनसी खुल जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमें ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जलानी थी, लेकिन लोको पायलट हड़बड़ाहट में यदि इमरजेंसी मार देता है तो ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट बंद हो जाएगी। तो वो बंद ना हो इसके लिए क्या किया कि जब आपका PR2 एनर्जाइज होता है तो PR2 का एक सेल्फ का एनो इंटरलॉक जो है PR1 के पैरेलल में लगा दिया कि यदि गलती से भी लोको पायलट ऐसे हड़बड़ाहट में A9 से इमरजेंसी मार दे या प्रेशर ड्रॉप कर दे तो ये इंटरलॉक तो खुल जाएगा। तो ये खुल जाए तो भी अब एक बार जब आपकी ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जली है, PR1 PR2 एनर्जाइज हुई है, तो अब इस ब्रांच से ये आपकी सर्किट है, ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट की सर्किट है, वो चालू ही रहेगी। क्लियर? यहां पर हम और एक बात करते हैं कि मान लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब ऐसा कोई हादसा होता है ना, तो ऐसे हादसे होते हैं तो एक तरफ से TLC को फोन पे बात करनी पड़ती है, एक तरफ से वॉकी टॉकी पर मास्टर चिल्लाते रहते हैं कि भाई क्या हो गया, जवाब दो, फलाना ठिकना है। तो अपन क्या है कि थोड़े लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट जो है थोड़े प्रेशर में आ जाते हैं। एक तरफ यहाँ पर बजर बजता है ना, तो बजर की आवाज से आप फोन पर, मोबाइल पर बात करते हो, इमरजेंसी में आप कर सकते हो। बजर की आवाज आ रही है, वॉकी टॉकी पर मास्टर चिल्ला रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप ये बजर बंद करना चाहते हो, ये बजर बंद करना चाहते हो तो आप बजर को बंद कर सकते हो। हमारे पास दोनों कैब में एक एक SW है, ये SW1 कैब 1 के लिए, SW2 कैब 2 के लिए। तो ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट आपकी जल चुकी थी, बजर बज रहा था, LED प्रकाशित हो गई थी, फ्लैशर लाइट जल गई थी। अब यदि आपको बजर को बंद करना है, ये बजर को बंद करना है, तो आप अपनी कैब में SW एक पुश बटन रहता है, ये SW पुश बटन को दबाओगे, तो SW पुश बटन दबाओगे तो यहाँ ये सर्किट ब्रेक हो जाएगी। सर्किट ब्रेक हुई तो उससे क्या हुआ, बजर बंद हुआ, और इसी सर्किट से सप्लाई किसको जाती थी, ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट को भी। तो ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट भी बंद हो जाएगी। W1 या SW2 आप दबाओगे तो क्या होगा, बजर भी बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट भी बंद हो जाएगी, लेकिन LED आपकी प्रकाशित रहेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि कभी भी हम ये SW दबाते हैं तो SW दबाने से क्या होगा, तो SW दबाया तो SW दबाने से यहाँ पर आप देखते हो कि एक इंटरलॉक खुलेगा और यहाँ से ये जो है QFL रिले को एनर्जाइज करेगा। किसको एनर्जाइज करेगा, QFL, जो ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट की रिले है QFL, तो QFL को एनर्जाइज करेगा। और QFL एनर्जाइज होने से आप देखते हो कि बजर और ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट के ऊपर QFL का ये NC लगा है, QFL का NC लगा है, तो NC खुल जाएगा, NC खुल जाएगा तो आपका बजर बंद हो गया, आपका ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट बंद हो गया। दूसरा क्या है कि QFL की ब्रांच पर QFL का खुद का सेल्फ का एनो इंटरलॉक लगा है, तो जब आपने SW दबाया तो एक बार QFL एनर्जाइज जैसे ही हुई तो उसके ऊपर ये उसका सेल्फ का एनो लग गया
और एनसी बजर और ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट पर से खुल गया तो बजर बंद हो जाएगा और आपका ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट बुझ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप SW को दबाकर छोड़ देना है, तो SW को एक बार दबाकर छोड़ दिया तो QFL जैसे ही एनर्जाइज हुई तो उसके सेल्फ के एनो इंटरलॉक से अब QFL मेंटेन रहेगी और QFL जब तक मेंटेन है तब तक NC खुला रहेगा और NC खुला है तो आपका बजर भी बंद रहेगा, ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट भी बंद रहेगी। तो कोई बता सकता है कि भाई फ्लैशर लाइट तो जलानी थी, यहाँ पर तो फ्लैशर लाइट भी बंद हो गई, बजर भी बंद हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए? मैन्युअली ऑन कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमें क्या करना चाहिए? मैन्युअली ऑन कर देना चाहिए। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको बजर बंद करना है या आपको SW दबाना है तो आप जब SW दबाते हो तो SW दबा के आप पहले SW दबाने से पहले आप क्या करोगे? मैन्युअली मैन्युअली जो हमारी फ्लैशर लाइट है उसको आप ऑन कर दोगे, उसके बाद SW दबाओगे ताकि आपका बजर बंद हो, लेकिन फ्लैशर लाइट जो है वो जलती रहेगी, चालू रहनी चाहिए, चालू रहेगी। यहाँ पर RGAF का भी कॉन्टेक्ट आपको दे रखा है, तो RGAF है ना, जो हमारे एयर फ्लो इंडिकेटर को उठाता है RGAF, तो उसमें भी बिल्कुल सेम है कि आपका 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होने पर RGAF का कांटेक्ट जो है वो ओपन रहता है, ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट के ऊपर ओपन रहता है, और जब प्रेशर 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है तो ये कांटेक्ट जो है वो क्लोज होता है। तो RGAF ऑपरेट होने पर भी, मतलब यहाँ पर तो P2 ही ऑपरेट हो जाएगा पहले, लेकिन मानो कि आपका P2 का कांटेक्ट कहीं खराब है या कुछ है तो उस केस में RGAF भी ऑपरेट होगी, क्योंकि आपका प्रेशर का बहाव बढ़ेगा तो MR3 का प्रेशर जो है वो एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व से R6 और R6 से RGAF को ऑपरेट करता है। तो उस केस में ये 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम, मतलब 1 kg जितना प्रेशर आपका ड्रॉप हो गया तो आपका यहाँ पर ये बीपी प्रेशर ये लग जाता है कांटेक्ट, और ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जो है वो जल जाती है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आप एक सर्किट देखते हो कि CCPT फ्यूज से, ये जो CCPT फ्यूज है उससे एक तो आपकी Q51 को सप्लाई मिली है, वो तो हम जानते ही है, और दूसरा एक है BPSW, ये है BPSW। तो BPSW दबाने से मैग्नेट वाल्व, जिसको हम बोलते हैं MV4 मैग्नेट वाल्व, MV4 मैग्नेट वाल्व, तो BPSW दोनों कैप में, डीजल में भी रहता है BPSW, तो BPSW दोनों कैप में ड्राइवर डेस्क पे रहता है। तो BPSW दबाने से क्या होता है? तो BPSW दबाने से MV4 मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज होता है, और MV4 मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज होने से यहाँ पर आपको बताया है 5.5 mm चॉक विद चॉक है ना, मैग्नेट वाल्व विद चॉक, ये जो है ये, तो हम BPSW दबाते हैं तो ये MV4 मैग्नेट वाला एनर्जाइज होकर क्या करता है कि पहले केवल 5.5 mm का रास्ता था, अब 13.5 mm का रास्ता भी एक खुल जाता है, जिससे टोटल 19 mm के रास्ते से हमारा जो BP है वो चार्ज होता है, जिससे गाड़ी हमारी जल्दी चार्ज हो सकती है, या फिर A9 से हम ब्रेक लगाकर रिलीज करते हैं तो उस समय हमारी गाड़ी जल्दी रिलीज हो सकती है। तो कभी कभी आपको पूछा भी जाता है कि BPSW का क्या उपयोग है, तो आपको दो उपयोग बताना है कि शुरुआत में गाड़ी को जल्दी चार्ज करने के लिए दबाया जाता है, या फिर चलती गाड़ी में A9 से ब्रेक लगाकर जब हम रिलीज करते हैं तो BPSW दबाने से गाड़ी जो है वो जल्दी रिलीज हो जाती है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।